नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सारे ही प्रश्नों को बारी बारी से कंप्लीट कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में लगाए गए परिवर्तन और प्रतिबंधों के उद्देश्यों की जांच करें। अब यहाँ पे इसका आंसर राइटिंग करने से पहले आंसर का फ्रेमिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उसके लिए आपको जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उसको आपको पता करना होता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपकी आंसर की दशा और दिशा निर्धारित हो पाएगी। अब यहाँ पे तीन चीज़ों को मैंने इंडिकेट किया है। मौलिक अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार से संबंधित चीज़ों को शुरुआत करते हुए आपको आगे लेके चलना है, फिर इसकी विशेषताओं को दर्शाना है और फिर मौलिक अधिकारों में समय समय पे परिवर्तन क्यों जरूरी है, क्योंकि समय समय पे परिवर्तन करना ठीक है बिल्कुल ही कह सकते हैं कि वर्तमान जो समय है उसकी गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किया जाता है। अब सोचिए कि डेटा प्राइवेसी जैसे अगर नई चीज़ें आ गई हमारी समाज में, तो जब संविधान बना था तो उस समय फंडामेंटल राइट्स में तो उसको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन आज वर्तमान में उसको शामिल किया गया है, तो कहीं न कहीं परिवर्तन संशोधन भी बहुत ज़रूरत हो जाता है। उसके बाद से प्रतिबंध लगाना क्यों जरूरी है, जैसे कि भारत के संविधान के लिए यहाँ पे बोला भी जाता है कि भारत का संविधान देखिए एक हाथ से भारत के नागरिकों को अपने नागरिकों को अधिकार तो देती है, लेकिन वहीं दूसरे हाथ से उन अधिकारों को ठीक है छीन भी लेती है। अर्थात युक्त प्रतिबंध लगाना क्यों जरूरी हो जाता है। अब जो भी इसका उद्देश्य है इसी का आपको चर्चा करना है। और एक चीज़ यहाँ पे और कंप्लेन है स्टूडेंट के बीच कि देखिए 38 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है पॉलिटी में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, और जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है स्टोरी। देखिए पॉलिटी को आपको स्टोरी के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है या फिर जो भी इम्पोर्टेंट जो ठीक है वर्डिक्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो द्वारा दिया गया है, जिसे लैंडमार्क बहुत सारा डिसीजन है, उनको जब तक आप सामंजस्य करके आप नहीं दिखाएंगे आपको कभी भी एक अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाएगा। और आज मैं वहीं आपको लर्न कराऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों का सामंजस्य करके आप एक अच्छा आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे परिचय से, उसके बाद से मौलिक अधिकारों की जो भी विशेषता है उसको बतलाएंगे, उसके बाद से मौलिक अधिकारों पर लगाए गए परिवर्तन का उद्देश्य की बात कर ले या फिर इसके प्रतिबंधन का उद्देश्य है। यहाँ पे दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आर्टिकल 19 की चर्चा आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी। उसके बाद से एक बैलेंस जो निष्कर्ष है बहुत मायने रखता है। अब इन्हीं सारों चीज़ों को लिखते हुए आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है, तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट से। अब परिचय में आपको यही दिखाना है फंडामेंटल राइट, और ध्यान रखिएगा जो परिचय है समझिए कि आपके जो क्वेश्चन पेपर जो है ठीक है मैंने शुरुआती में एग्जामिनर के लिए आपका ये जो परिचय है एकदम बिल्कुल मिरर का काम करेगा, आईना का काम करेगा, और यहीं से एकदम मैंने डिसाइड हो जाएगा कि आपका आंसर किस तरफ जा रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम शब्दों में इस परिचय को प्रभावशाली बनाने की, जिससे एग्जामिनर का टेंशन आपके कॉपी में मिल पाए। तो फंडामेंटल राइट से आपको शुरू करना है कि जो ठीक है जो मूल अधिकार भारत के संविधान में जो दिया गया है, संविधान के भाग 3 में दिया गया है, बहुत विधिवत तरीके से दिया हुआ है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक पूरा का पूरा जो चर्चा किया गया है फंडामेंटल राइट का यहाँ पे चर्चा किया गया है। और इसी फंडामेंटल राइट को जो किसी ज़माने में किसी समय में ठीक है मैग्ना कार्टा बोला जाता था, मैग्ना कार्टा ही बोला जाता था। अगर इस मैग्ना कार्टा की हम लोग बात करें तो ब्रिटेन का इतिहास अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहीं से निकल के आया हुआ, जैसे 11वीं-12वीं शताब्दी में जब वहाँ का निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था मौजूद था, जो लोगों को वहाँ पर उस समय कुछ अधिकार नहीं था, तो लोगों ने उस समय ठीक है माना जाता है कि लड़ झगड़ के रिक्वेस्ट करके अपने उन इम्पोर्टेंट अधिकारों को लिया हुआ था, उस राजतंत्रात्मक उस निरंकुशवादी शासन से छीन के यहाँ पे लिया हुआ था। तो इसीलिए जो मैग्ना कार्टा है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अभी यह फंडामेंटल राइट के रूप में जाना जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि किसी भी समाज का अगर सर्वांगीण विकास करना हो, किसी भी देश का सर्वांगीण विकास करना हो, तो यह फंडामेंटल राइट कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति के अंदर वो अधिकार नहीं आएगा तब तक उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, उस देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट अनिवार्य तत्व है। और इसमें अगर देखा जाए हम लोग भारत के संविधान की अगर हम लोग बात करें तो माना जाता है कि विश्व के सबसे शानदार मतलब संविधान में से एक है। खासकर फंडामेंटल राइट की बात किया जाए तो इतना विस्तृत तरीके से भारत के संविधान में दिया गया है जो विश्व के
किसी भी संविधान में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे वो यूएसए की हम लोग बात क्यों ना कर ले। लेकिन अब जो क्वेश्चन का जो नेचर है, आपको थोड़ा लास्ट में इशारा भी कर देना है। अगर इतना फंडामेंटल राइट की अगर आप ठीक है मतलब बड़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा इसका लिमिटेशन के तौर पे दिखाना है कि इसको सीमित किया जा सकता है, इसको सीमित किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पे, और इसको सीमित करने का जो कार्य करेगी भारत की संसद करेगी। और इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, क्योंकि संसद जब भी इसका संविधान करेगी संशोधन करेगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि इसके मूल ढांचे के खिलाफ तो नहीं है। संविधान के जैसे ही लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट को कि मूल ढांचे के खिलाफ है, तो फिर उस संशोधन को चाहे वो संसद के द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा ही क्यों न किया गया हो, उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं मानेगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा इशारा कर देना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। कुछ विशेषताएं हैं, जैसे 4 विशेषताओं को यहाँ पे लिया गया है। इन 4 विशेषताओं में पूरी की पूरी जो ठीक है टॉपिक है, इसमें जो भी ठीक है इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है इसमें शामिल हो जाएगा। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला है यहाँ पे संविधान द्वारा संरक्षित। संविधान द्वारा संरक्षित, तो फंडामेंटल राइट को संविधान द्वारा संरक्षित क्यों कहा जाता है? तो देखिए, सामान्य कानूनों के विपरीत, कानून तो बहुत सारा है ना, सामान्य कानून है। अब सामान्य कानूनों का जब उल्लंघन होगा तो आप कभी भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब भी फंडामेंटल राइट का, ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट का यहाँ पे हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि इस फंडामेंटल राइट को यहाँ पे संविधान ने गारंटी दिया हुआ है, संरक्षित किया हुआ है कि आपको वो अधिकार मिलेगा जो हम वो अधिकार दे रहे हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट को अगर देखा जाए तो जो भी ठीक है इसको पवित्र जो भी ग्रंथ वगैरह होता है ना, जैसे अलग अलग धर्मों का जो पवित्र ग्रंथ है, उससे भी अगर कहीं देखा जाए तो उसको यहाँ पे निरपेक्ष ठीक है कह सकते हैं कि बिल्कुल ही यहाँ पे ऊपर रखा गया है। इसको ठीक है अस्थाई नहीं रखा गया है, ध्यान रखिएगा, अस्थाई नहीं रखा गया है, रिजिड नहीं रखा गया है, क्योंकि समय समय पे बहुत अधिक ज़रूरत है इसमें चेंज करना थी। इसको फ्लेक्सिबल यहाँ पे रखा गया है, ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सिबल रखा गया है। और यह किसी भी प्रकार से निरपेक्ष नहीं है, ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से निरपेक्ष नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो संसद समय समय पे इस पर चेंज कर सकती है, संसद समय समय पे इस पर चेंज कर सकती है, या फिर जो भी फंडामेंटल राइट का जो अधिकार है उसको कम कर सकती है, या फिर संसद के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। अब यही जो संसद कैसे करती है, तो स्पेशल मेजोरिटी अर्थात विशेष बहुमत के आधार पे संसद मतलब जो संविधान का जो ठीक है जो फंडामेंटल राइट है उसमें संशोधन करने का प्रयास करती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से अगर यहाँ पे कोई भी परिवर्तन करना चाहती है संसद, कोई भी परिवर्तन करना चाहती है संसद, तो यहाँ पे चूँकि आपको ध्यान रखना है कि संविधान का संरक्षक के तौर पे, संविधान के संरक्षक के तौर पे सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। तो यहाँ पे जैसे परिवर्तन होगा, मामला जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी कि यही संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ तो नहीं है। अब ये मूल ढांचा क्या है, तो आपको समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा चश्मा है, उस चश्मे को लगा के सुप्रीम कोर्ट देखता है और वो सुप्रीम कोर्ट ही समझ सकता है, उसका एक्सप्लेनेशन है वही सुप्रीम कोर्ट समझ सकता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि संविधान का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है, मूल ढांचे के खिलाफ तो नहीं है। जैसे उसको लग जाएगा मूल ढांचे के खिलाफ है, तो भले ही यह विशेष बहुमत के आधार पर ही संसद ने पारित क्यों किया है, इसको ये निरस्त कर सकती है, इसको ये निरस्त कर सकती है। जैसे कि कुछ केसेज में यहाँ पे हुआ भी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो नंबर 1 केस है यहाँ पे 1967 का गोलकनाथ। 1967 का केस जो है गोलकनाथ में देखिए यहाँ पे 11 जजों की बेंच बैठी हुई थी। सोचिए 11 जजों की बेंच बैठी हुई थी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि फंडामेंटल राइट में, ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट में किसी भी प्रकार का संशोधन संसद नहीं कर सकती है, संसद नहीं कर सकती है। वहीं इसका सबसे बड़ा जो लैंडमार्क जो डिसीजन आया, ठीक है, एग्जाम्पल 2 के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए। 1973 का केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती में 13 जजों की बेंच बैठी हुई थी। सोचिए 13 जजों की बेंच बैठी हुई थी। बहुत लंबे समय तक देखेंगे तो संसद और न्यायपालिका के बीच बहुत मतलब कह सकते हैं कि होता है ना, एक डिबेटेबल जो इशू था केशवानंद भारती, और फाइनली इसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया, इसमें साफ साफ बताया गया कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए,
मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अर्थात गोलकनाथ वाले फैसले को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पलटने का प्रयास किया गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है कि मूल ढांचा कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे देखेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ निर्दिष्ट कर दिया कि संसद अपनी जगह ठीक है, लेकिन संसद से भी ऊपर कौन है, तो भारत का संविधान है। भारत का संविधान है और उसका रखवाला कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। आगे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अधिकार न्यायोजित है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट बिल्कुल ही अधिकार न्यायोजित है, क्योंकि फंडामेंटल राइट का जैसे ही यहाँ पे हनन होगा तो संवैधानिक उपचारों का प्रयोग आप कर सकते हैं। आर्टिकल 32 का प्रयोग किया जा सकता है और आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट आपके फेवर में फैसला नहीं लेता है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ही न्यायालयों में आप जा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। उसके बाद है यहाँ पे अधिकारों का निलंबन, ध्यान रखिएगा, अधिकारों का निलंबन। अब ये अधिकारों का निलंबन यहाँ पे कौन करेगी, तो ये करेगी भारत की संसद। लेकिन ठीक है, कुछ विषम परिस्थितियों में, जैसे कि अगर संसद को लगता है कि हमें नेशनल इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, नेशनल इमरजेंसी, तो सोचिए नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, कि अगर लग जाए संसद को कि अगर बाह्य आक्रमण हो रहा है या फिर कहीं सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, तो संसद इस मामले में क्या कर सकती है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट को यहाँ पे सीमित कर सकती है। अब नेशनल इमरजेंसी का संबंध होगा 352, आर्टिकल 352 से। इसमें क्या होगा, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सारे ही फंडामेंटल राइट के जो भी, ठीक है, फंडामेंटल राइट है उसको यहाँ पे, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि सीमित कर सकती है, इसको शून्य कर सकती है कि अधिकार लागू भी नहीं होगा। इसमें आर्टिकल 90 भी शामिल होगा। सोचिए आर्टिकल 19 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल, लेकिन इसको भी यहाँ पे संसद नेशनल इमरजेंसी के समय सीमित कर सकती है। हालांकि आपको दिखाने की कोशिश करना है कि अभी तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार यहाँ पे लग चुका है। जैसे कि 1961 के आसपास चीन से युद्ध हो रहा था, 1971 में जब पाकिस्तान से, और सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्शियल होता है 1975 से लेके 77 के बीच, जो इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पे इसको लगाया गया था। और इसी समय 42वां संविधान संशोधन भी हुआ, जो अभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी आर्टिकल की हम लोग चर्चा कर लें, तो जैसे, ठीक है, 356 हो जाएगा। 356 हो जाएगा। संवैधानिक विफलता के बाद इस आर्टिकल को लगाया जाता है, जिसको राष्ट्रपति शासन भी बोला जाता है। राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान आर्टिकल 19 का निलंबन नहीं होगा, माने आर्टिकल 19 का निलंबन नहीं होगा, ठीक है। जैसे कई राज्यों में देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो ऐसा थोड़ा है कि आर्टिकल 19 का वहाँ पे निलंबन हो जाता है, नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से एक और होता है 360, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पीटी वगैरह में इसको पूछ लिया जाता है। तो कुल मिला के आप अधिकारों के निलंबन संबंधित चीज़ों को आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कानूनों पर प्रतिबंध के लेके। इसमें आर्टिकल 33 में बतलाया गया है कि कुछ विषम परिस्थितियों में कुछ लोगों को या कुछ संस्थाओं को अधिकार है कि वे व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट को सीमित कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे तत्व है, अनिवार्य तत्व है अनुशासन। लगता है कि अनुशासन कहीं बिगड़ रहा है, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, तो इनका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें कुछ यहाँ पे संस्थाएं मौजूद है, जैसे कि सशस्त्र बल हो जाएगा, सशस्त्र बल, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पुलिस हो जाएगा, या फिर बहुत सारी यहाँ पे खुफिया एजेंसी भी होती है, खुफिया एजेंसी, या फिर इसके समकालीन जो भी यहाँ पे, ठीक है, ऐसी सेवाएं देने वाली जो संस्थाएं हैं, इन लोगों के द्वारा फंडामेंटल राइट को सीमित किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट को सीमित किया जा सकता है अनुशासन के आधार पे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, मार्शल लॉ, ठीक है। जहाँ भी सेना का लॉ लगेगा, ठीक है, तो वहाँ पे फिर फंडामेंटल राइट को बिल्कुल सीमित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर सोचिए कि धारा 144 लग गया, तो धारा 144 लगेगा तो पुनः यहाँ पे फंडामेंटल राइट को कुछ हद तक तो सीमित करने का प्रयास किया जाएगा, जो भी ये संस्थाएं हैं इन लोगों के द्वारा, ठीक है।
नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं परिवर्तन का उद्देश्य। मौलिक अधिकारों पर परिवर्तन का उद्देश्य क्या क्या है, परिवर्तन करना क्यों जरूरी है, आखिर परिवर्तन हो रहा है तो इसके पीछे यहाँ पे उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। लगभग 5 चीज़ों को मैंने शामिल किया हुआ है। इन 5 चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो परिवर्तन या फिर उसके उद्देश्यों को भी आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुसंख्यक, ध्यान से देखते चलिए, बहुसंख्यक और निरंकुश प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए। अब यहाँ पे बहुसंख्यकवादी हो जाएगा और निरंकुश प्रवृत्तियों का। यहाँ पे 2 आर्टिकल का मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है, या फिर 2 संवैधानिक संशोधन का मैं जिक्र करता हूँ। जैसे कि पहला संविधान संशोधन होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जो कि इंदिरा गांधी के समय किया गया था, इंदिरा गांधी के समय किया गया था। और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी, जो कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठबंधन वाली सरकार थी। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यह इमरजेंसी का दौर था, इसी समय इमरजेंसी यहाँ पे लगा हुआ था। 1975 से, थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिए, 1975 से 77 के बीच, और इसी बीच देखेंगे तो एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ, 42वां संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना संसद को अधिकार दे दिया, असीमित अधिकार, असाधारण अधिकार संसद को दिया गया, असाधारण अधिकार दिया गया। और उस इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी के द्वारा बहुत सारा यहाँ पे, ठीक है, संशोधन करने का प्रयास किया गया। उसमें फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे देखें तो अछूता नहीं था, ठीक है, मैंने अनलिमिटेड यहाँ पे शक्तियाँ दिया गया, जिसका दुरुपयोग भी कहीं न कहीं यहाँ पे किया गया। अब यही जब यहाँ पे जब सरकारें बदल गई, जब 1977 का जब चुनाव होगा तो उसमें तो इंदिरा गांधी हार जाएगी, तो इसमें जो गठबंधन की सरकार बनेगी जनता पार्टी के द्वारा, मैंने बनाई जाएगी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो फिर से यहाँ पे एक बहुत बड़ा, ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ा केस की यहाँ पे चर्चा की जाएगी। कह सकते हैं कि संसद के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया जाएगा, जिस केस का नाम है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। इसमें फिर से वो लैंडमार्क जो डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट का दोहराया जाएगा कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तभी संसद, ध्यान रखिएगा, संशोधन कर सकती है। अर्थात यहाँ पे देखेंगे केशवानंद भारती के माध्यम से तो पुनः यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया, मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया, और संसद को गैर जरूरी, ध्यान रखिएगा, संसद को गैर जरूरी संशोधन करने से भी यहाँ पे रोका गया। और ये भी बोल दिया गया, यहीं पे देखेंगे कि केशवानंद भारती में बोला भी गया था कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति यहीं तक सीमित नहीं है। अर्थात जब भी मूल संरचना की बात आएगी, मैंने आपको बताया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा चश्मा है जो उस चश्मे से वो मतलब सुप्रीम कोर्ट देखती है कि संविधान के ये मूल ढांचे के खिलाफ है कि नहीं खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी बोला हुआ था कि ज़रूरत पड़ने पे हम जुडिशियल एक्टिविज्म का सहारा ले सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म, इसी को न्यायिक सक्रियतावाद बोला जाता है, न्यायिक सक्रियतावाद बोला जाता है। इसका मतलब कि संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता है, संसद भी नहीं हो सकता है। और इस समय अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये भी बोल दिया गया कि 9th शेड्यूल में सोचिए, अभी बहुत सारा लगभग 284 के आसपास, ठीक है, कानून है। उन कानूनों को भी अगर ज़रूरत पड़ने पर लगता है कि फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो उसका भी रिव्यू यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये है यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मौलिक अधिकारों पर विविधता लाने के लिए। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों पर विविधता लाने के लिए। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। हर जगह देखिए केस से ही मामला सॉल्व होगा, ठीक है। मेनका गांधी, ठीक है, जो संजय गांधी की पत्नी थी, मेनका गांधी। तो आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूँ कि 1977 में देखिए जब चुनाव हुआ था, 1977 में जब चुनाव हुआ था तो इंदिरा गांधी यहाँ पे हार गई थी। तो माना जाता है कि मेनका गांधी 1978 में देश छोड़ के जाने वाली थी। मेनका गांधी की एक मैगजीन जो चल रही थी, ठीक है, सूर्या मैगजीन नाम से, जो कि मतलब माना जाता है कि संजय गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था। तो उसी सूर्या मैगजीन में उस समय जो मतलब जो
ठीक है, जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में, ठीक है, एक प्रमुख जो नेता वो करते थे जगजीवन राम, उनके बेटे पे कुछ, ठीक है, इलीगल एक्टिविटी का आरोप लगाया गया, जिसके वजह से जनता पार्टी मेनका गांधी को भी टारगेट करने लगी थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो 1978 में मेनका गांधी के पासपोर्ट को, सोचिए, मेनका गांधी के पासपोर्ट को यहाँ पे जब्त कर लिया गया। अब मेनका गांधी कहाँ चली गई? आर्टिकल 32 का हवाला देते हुए, ठीक है, रिट दायर कर दिया, जिसमें मेनका गांधी ने मैंने बताया कि हमारे आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 का यहाँ पे हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 21 में क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब यही है दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात हम भाई कहीं जाए, हमारा दैहिक यहाँ पे अधिकार है, आर्टिकल 21 हमको अधिकार दे रहा है, तो हमारा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, तो हम कैसे जाएंगे? ठीक है, मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, माना जाता है कि सरकार से मतलब वो तर्क मांगा कि भाई किस आधार पे तुमने, ठीक है, मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त किया हुआ है। तो सरकार कुछ ठोस लॉजिक यहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर पाएगी, और इसी के आधार पे, ध्यान रखिएगा, इसी के आधार पे जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, मैंने जो भी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया, बोला गया कि देखो, आर्टिकल 21 का उल्लंघन करने का मतलब है यहाँ पे कि आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन हो रहा है, 19 का भी उल्लंघन हो रहा है, 21 का भी यहाँ पे उल्लंघन ऑलरेडी हो रहा है। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर किसी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, सिर्फ दैहिक स्वतंत्रता नहीं, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है, तो इसीलिए अपने आप में यह भी एक लैंडमार्क डिसीजन माना जाता है मेनका गांधी का जो केस है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि पहले भी आया था गोपालन का मामला 1950 में। गोपालन में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया था, प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाई लॉ का मामला आया था, मैंने सुप्रीम कोर्ट का था। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, जो संविधान में जो दिया गया, खासकर फंडामेंटल राइट में, उसमें संसद जो है किसी प्रकार का परिवर्तन यहाँ पे नहीं कर सकती है। संसद किसी भी प्रकार का परिवर्तन यहाँ पे नहीं कर सकती है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जो भी लिखा है संविधान में, उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा, जो कि, ठीक है, संसद में लिखा हुआ है। लेकिन आगे चल के आपको ध्यान रखना होगा, आगे चल के ड्यू प्रोसीजर लॉ लाया गया। ठीक है, हालांकि बेसिक संविधान में यही है, बेसिक संविधान में, लेकिन अभी अमेरिका से इसको लिया गया है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। इसका मतलब यहाँ पे समझना होगा आपको, ठीक है, कि बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट है एक एक्सपर्ट की तरह यहाँ पे रोल प्ले करेगा, और भारतीय संविधान का, ध्यान रखिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट जो व्याख्या है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, अपने अकॉर्डिंग व्याख्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे व्याख्या करेगा। अब समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा, ये भी लैंडमार्क जो कह सकते हैं कि डिसीजन माना जाता है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को लेके, और इसको अभी वर्तमान में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के इतना यहाँ पे, ठीक है, मैंने अधिकार इसको दिया जाता है। अब खुद सोचिए, अब अपने अकॉर्डिंग जब व्याख्या होने लगेगा तो माना जाता है कि यहीं से पेंडोरा बॉक्स खुल गया। समझ रहे हैं, पेंडोरा बॉक्स जो सपाट है, पेंडोरा बॉक्स, मतलब अब एक से एक जो कह सकते हैं कि जो मतलब अधिकार हैं, जैसे कि सोने का अधिकार, ठीक है, मतलब पूरी निंद्रा का अधिकार, इन सारे ही अधिकारों को जब भी यहाँ पे कोई एक, जब सुप्रीम कोर्ट का जब, ठीक है, चीफ जस्टिस आता है तो रिटायरमेंट के समय कुछ न कुछ दे के चला जाता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो उन सारी अधिकारों को कहाँ डाल गया है? आर्टिकल 21 में। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 में इसको डाला जाता है। उसके बाद समाज के गतिशील मांगों को पूरा करने के लिए, अब इसका क्या मतलब है, तो इसको भी मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी मामला क्या चला है डेटा प्राइवेसी का। इस डिजिटलीकरण के युग में आपको पता होना चाहिए, डिजिटल राइट्स बहुत ज़रूरी हो गया है, डिजिटल राइट को लेके स्वतंत्रता मतलब बहुत ज़रूरत हो गया है। इसी में एक मुद्दा आया था आधार कार्ड का मुद्दा आया था, जिसमें एक व्यक्ति का बहुत फेमस, ठीक है, मतलब इन्हीं के द्वारा यहाँ पे कह सकते हैं कि रिट दायर किया गया था, जिनका नाम है के.एस. पुट्टी, माने पुट्टास्वामी बोला जाता है इसका, के.एस. पुट्टास्वामी कर्नाटक के रिटायर्ड जज हैं, मतलब कर्नाटक के ये रिटायर, ठीक है, जज हैं।
उन्हीं के द्वारा ये पिटीशन यहाँ पे दायर किया गया। और डेटा प्राइवेसी को लेकर इन्होंने बताया कि यह तो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। सोचिए, मानव अधिकारों का हनन हो रहा होता है ना, डेटा प्राइवेसी को लेके लीक कर देना। आपको आए दिन न्यूज़ में आता होगा कि कुछ कंपनियों ने, ठीक है, मतलब किसी का पर्सनल डेटा लीक कर दिया, लाखों की संख्या में लोग डेटा को बेच देते हैं। तो क्या इस मामले में व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि वे अपने डाटा प्राइवेसी को, ठीक है, कंट्रोल कर सके? तो यही जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे, तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि जो गोपनीयता है यहाँ पे, जो प्राइवेसी है, इसको भी फंडामेंटल राइट में रखा जाएगा। ये भी व्यक्तियों का क्या है, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार के दायरे में आएगा। अब सोचिए, 9 जजों की बेंच ने इस डिसीजन को दिया, और अब फंडामेंटल राइट जब आ गया तो सोचिए पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। अब इसको डाला कहाँ जाएगा? आर्टिकल 21 में इसको डाला जाएगा। अब ऐसे देखेंगे तो इसके पहले आर्टिकल 21 में मैंने बताया था सोने का अधिकार, ठीक है, फिर कह सकते हैं कि शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, अवसर का अधिकार, जैसे कि कुछ ही दिनों में इलाहाबाद में, ठीक है, एक प्रोफेसर थी जिन्होंने, ठीक है, मतलब हाई कोर्ट में यहाँ पे पिटीशन दायर किया हुआ था कि भाई, ठीक है, जो लोग नमाज जो पढ़ते हैं, जो उनका लाउड स्पीकर है, उनको सोने में डिस्टर्ब करता है, तो उसके आवाज़ को कम कराया गया। तो अब यहाँ पे लाइन लग गया है, पेंडोरा बॉक्स बिल्कुल यहाँ पे खुल चुका है। इस चीज़ को आपको समझना है। तो ये कब हो रहा है? समाज के गतिशील मांगों को पूरा करने के लिए इसी चीज़ को दिखाना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे प्रस्तावना के मूल सिद्धांत को आगे बढ़ाना। अब प्रस्तावना देखिए बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे लिखा गया है, उसका व्यापक जो व्याख्या करने की ज़रूरत है, और वो करता है सुप्रीम कोर्ट। अब आपको फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, समानता को लेकर हम लोग बात कर लें, जैसे कि समानता को यहाँ पे हम लोग, ठीक है, लेके बात कर लें, ठीक है, फंडामेंटल राइट में है ना यहाँ पे, जैसे कि, ठीक है, इसी के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार। अब इस संपत्ति के अधिकार को आपको ये भी पता होना चाहिए कि 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो जनता पार्टी की जो सरकार थी, उसी ने इस संपत्ति के अधिकार को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को रखा कहाँ गया था? आर्टिकल 19 में रखा गया था। 6 अधिकार अभी चल रहा है, एक अधिकार को माइनस कर दिया गया, और यही एक जो अधिकार था, 7वां जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। अब यही जब जनता पार्टी की जब सरकार आई, ठीक है, तो 1978 में, ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? तो विधिक अधिकार यहाँ पे बना दिया गया। अब यही था केशवानंद भारती, समझ रहे हैं ना, केशवानंद भारती चूँकि 1973 में तो केस हार गए थे, लेकिन केशवानंद भारती कहीं न कहीं हार के भी जीत गए थे, चूँकि उनकी ही यहाँ पे जो पिटीशन जो दायर की गई थी, उसके बाद से ऐसे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, जो पहले कभी वैसा मैंने सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन ही नहीं किया था। लेकिन वही है कि अब प्रस्तावना के मूल सिद्धांत को क्या हो रहा है, किसी न किसी रूप में आगे बढ़ा रहा है। और इसमें यह भी बोल दिया गया कि राज्य जो है, इसमें यह भी बोल दिया गया यहाँ पे, जो राज्य है, ध्यान से देखते चलिए, अल्पसंख्यक संस्था की समाप्ति कर सकता है, इसके अलावा उसका अधिग्रहण कर सकता है, या फिर उसका पूर्ण अधिकार भी कर सकता है, पूर्ण अधिकार भी यहाँ पे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये क्यों किया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे जब फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से टकराएगा तो आपको समझ में आएगा कि डीपीएसपी कुछ मामले में, चूँकि लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसी डीपीएसपी में है, तो डीपीएसपी कुछ मामलों में देखेंगे तो फंडामेंटल राइट से भी यहाँ पे अधिक हो जाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए। अब जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। हालांकि शिक्षा का अधिकार को देखिए सबसे पहले डाला गया था डीपीएसपी में डाला गया था। डीपीएसपी जो कि भाग 4 आप समझ सकते हैं, भाग 4 अगर आर्टिकल की बात करें तो लगभग देखेंगे 36 से 51 तक,
36 से 51 तक जो भी बातें हैं सब डीपीएसपी है, फिर 51 का आएगा तो फिर आ जाएगा फंडामेंटल, ठीक है, ड्यूटी से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें बताया गया था कि 36 से 51 में सब यहाँ पे बताया गया था कि इसका अगर उल्लंघन होता है, शिक्षा का अलग उल्लंघन होता है, तो चूंकि डीपीएसपी में है तो इसका उल्लंघन होगा तो आप न्यायालय में जाके नहीं कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा का अधिकार सोचिए 2002 में इस शिक्षा के अधिकार को डीपीएसपी से कहाँ डाल दिया गया, तो 46वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको डाल दिया गया फंडामेंटल राइट में। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया सर्व शिक्षा के माध्यम से। सर्व शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। और इसमें साफ साफ बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे को यहाँ पे निःशुल्क, बच्चे जो है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बिना किसी पैसा का निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसको कहाँ डाल दिया गया, ध्यान से देखते चलिए। इसको 51 क में सामंजस्य बैठाने की कोशिश किया गया, फंडामेंटल ड्यूटी के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश किया गया कि जो भी भारत का प्रत्येक नागरिक है, खासकर इसमें पेरेंट्स को शामिल किया गया, नागरिकों को शामिल किया गया कि अगर, ठीक है, अपने बच्चे को वे शिक्षित बनाना चाहते हैं तो भाई निःशुल्क शिक्षा जो प्रदान कर रहे हैं हम, ठीक है, अपने बच्चों को कहाँ भेजें, स्कूल भेजें, अपने बच्चे को स्कूल भेजें। इसे भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अब वहीं से शुरू चल गया, आप लोगों ने ज़रूर सुना ही होगा, ठीक है, स्कूल चले हम, तो बहुत फेमस रहा वो सारा चीज़। तो शिक्षा का अधिकार फाइनली यहाँ पे 2002 में आ गया, सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए यहाँ पे लाया गया। उसके बाद नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधन का उद्देश्य क्या है यहाँ पे। तो देखिए इसका जो उद्देश्य है आपको समझना होगा, ठीक है, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसका संबंध किससे हो जाएगा, आर्टिकल 19 से इसका संबंध हो जाएगा। दोनों चीज़ों में सामंजस्य बैठाया जाए। जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जो सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, दोनों में बहुत अंतर है। अब सोचिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपको मन कर रहा है कि हम, ठीक है, रात भर गाना बजाए, तो क्या उससे जो सामाजिक स्वतंत्रता कहीं न कहीं बाकी जो अन्य जो लोग हैं यहाँ पे, क्या उनकी बाधित नहीं होगी। तो इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, व्यक्ति के अधिकारों के बीच संतुलन करने के लिए, व्यक्ति के अधिकारों के बीच संतुलन या फिर सामंजस्य स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध यहाँ पे लाया गया। अब यही क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य हो जाएगा संतुलन स्थापित करने के लिए। इसी को तो यहाँ पे मैंने बताया था शुरू में कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि संविधान में आरोप भी लगाया जाता है कि एक हाथ से तो भारत के लोगों को भारत का संविधान अधिकार देता है, लेकिन वही दूसरे हाथ से उन अधिकारों को छीन भी लेता है। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए इसमें, ठीक है। जैसे कि इसमें लगभग 8 आपको टर्म देखने के लिए मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 और 8, 7 और 8 को एकदम चर्चा करना ही करना है। तो थोड़ा मेरे साथ बने रहिए, अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही। सबसे पहले है यहाँ पे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि भाई प्रेस की स्वतंत्रता है, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता आप करा सकते हैं, शांति का अधिकार है आपके पास, प्रदर्शन विरोध कर सकते हैं लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते हैं, राजनीतिक दल संगठन बना सकते हैं, लेकिन आप ये कब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जब लगे कि भारत की संप्रभुता और एकता, भारत की संप्रभुता और अखंडता पे खतरा है। तो इन सारे चीज़ों पे यहाँ पे युक्तियुक्त प्रबंधन लगाया जाएगा। लगेगा कि राज्य की सुरक्षा को खतरा है, राज्य की सुरक्षा को यहाँ पे खतरा है, राज्य की सुरक्षा संबंधी, ठीक है, मतलब चीज़ें बाधित होगी तो यहाँ पे रोक लगाया जा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। अब समझिए कि ठीक है, हमारा अच्छा जो पड़ोसी जो देश है जैसे भूटान है, अगर भूटान के खिलाफ आप उसके खिलाफ अपशब्द बोलेंगे, गलत गलत बातें बोलेंगे, तो फिर ये भी यहाँ पे क्या करेगा, फंडामेंटल राइट को सीमित करने का प्रयास करेगा, अर्थात आप, ठीक है, अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित, सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित यहाँ पे भी युक्तियुक्त प्रबंधन लगाया जा सकता है। या फिर कोई भी अपराध में संलिप्तता है, अपराध में संलिप्तता है, मान लीजिए आप कोई अपराधी है, ठीक है,
और अपराधी हैं तो फिर अब वो चाहेंगे कि हम जेल में जाके, जिस तरीके से मेरा फंडामेंटल राइट जेल के बाहर था वो अधिकार मिले, घूमने फिरने की आज़ादी मिले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी मिले, तो यहाँ पे आपकी आज़ादी को पूरी तरीके से क्या कर लिया जाएगा, तो सीमित कर लिया जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे बिना हथियार के शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता, जैसे कि इसमें माना जाता है कि अगर आप हिंसा नहीं करते हैं और अव्यवस्था नहीं फैलाते हैं, गलत संगठन, ठीक है, कोई अगर नहीं बनाता है, सार्वजनिक शांति भंग नहीं कर सकता है, तो भाई आसानी से कर सकता है। लेकिन ये कब नहीं करेगा, तो सार्वजनिक व्यवस्था अगर भंग हो रही है तो भाई वो नहीं कर सकता है। इसके अलावा देश की ये संप्रभुता, अखंडता, ये सब हमेशा ध्यान रखिएगा। संप्रभुता हो गया, अखंडता पे अगर बाधा पहुंचने वाली है, चोट पहुंचने वाली है तो भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा, ठीक है, अगर यातायात नियंत्रण बाधित हो रहा है, यातायात नियंत्रण बाधित हो रहा है तो भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। इन सारे ही दृष्टिकोण में इस पे उचित प्रतिबंध यहाँ पे लगाया जा सकता है, उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर देश का नागरिक है, संस्था है, तो भाई राजनीतिक दल बना सकता है, कंपनी अपना बना सकता है, क्लब, संगठन, व्यापार सब बना सकता है, उसके संचालन का अधिकार प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस पर रोक लगा दिया जाएगा। कब रोक लगाया जाएगा? जैसे कि जब सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो रही है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सोवरेनिटी, ठीक है, सब यहाँ पे अगर उसको नुकसान पहुँच रहा है तो यहाँ पे उचित प्रतिबंध लगा सकता है। नैतिकता से संबंधित बात हो, तब भी इसको सीमित किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बातों को यहाँ पे शामिल किया है, जैसे कि श्रम वाले जो संगठन है मोल भाव नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, मोल भाव नहीं कर सकते हैं। श्रम संगठन जो लेबर वाले लोग हैं हड़ताल नहीं कर सकते हैं, तालाबंदी नहीं कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा तो फिर एक जाएंगे कहाँ, तो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तुम्हारे लिए अलग औद्योगिक कानून बनाया गया है। औद्योगिक कानून के तहत तुम्हारा निपटारा होगा, औद्योगिक कानून के तहत निपटारा होगा। तो देखते होंगे जो भी लोग हड़ताल वगैरह लोग करते हैं, ठीक है, वो एक किसी सीमित क्षेत्र पे आके वे लोग करते होंगे। ठीक है, मैंने जो भी कंपनी का मालिक है उसके खिलाफ उसके घर पे जाके कुछ इस टाइप का आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक जगह पे आके फिर हम अधिकार अपना शुरू कर दिए कि काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे औद्योगिक सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो और अधिकार मांग रहे हो कहाँ पे आके, सुप्रीम कोर्ट से। तो ये थोड़ा सा, ठीक है, गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे संघ बनाने का, इसको तो हम लोगों ने देख लिया। भारत के किसी क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, अबाध संचरण का अधिकार। अब यहाँ पे समझना है, अबाध संचरण, आप भारत के नागरिक हैं तो कहीं भी जा सकते हैं स्वतंत्रता रूप से। ठीक है, एक दूसरे जगह पे आप अबाध संचरण कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 कारण बताया गया है जिसके वजह से आप रोका जा सकता है। जैसे कि आम लोगों का हित अगर हो, आम लोगों का हित हो। सोचिए कोविड का दौर आया और इसमें आप चाह रहे हैं कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट लागू हो। ठीक है, आपको खुद को कोविड हुआ है, किसी व्यक्ति को कोविड हुआ है, तो क्या किसी ऐसे क्षेत्र में उसको जाने से नहीं रोका जाना चाहिए? उसका फंडामेंटल राइट सीमित किया जाएगा, और किया भी गया। दूसरा चीज़ है यहाँ पे, अगर एसटीओ की सुरक्षा से संबंधित, ठीक है, अगर सुरक्षा संबंधी अगर मामला आता है तो यहाँ पे रोका जा सकता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप में आप नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे संरक्षित क्षेत्र उसको बनाया गया है। नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा क्षेत्र है जहाँ पे आप बिना अनुमति के नहीं जा सकते हैं, समझना है आपको। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशनों में यहाँ पे, ठीक है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी क्षेत्र है, जैसे कि भारत के किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। आप आसानी से चाहे अस्थायी या अस्थायी तौर पर आप जाके बस सकते हैं, लेकिन 2 कंडीशन यहाँ भी है। जब भी यहाँ पे आम लोगों के बात आए, आम लोगों से संबंधित हितों की बात आए, तो यहाँ पे आप नहीं बच सकते हैं, यहाँ भी एक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके अलावा एसटी बहुल वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे, ठीक है, इनको मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पे इनको अगर मतलब चिन्हित किया गया है तो भी वहाँ पे आप जाके नहीं बच सकते हैं। जैसे कि हमेशा डर होता है कि इनकी बाहरी जो लोग हैं, इनकी संस्कृति हो गया या इनकी भाषा को नुकसान मतलब पहुँच सकता है, तो सरकार फिर वहाँ बसने से, ठीक है, आपको कभी भी इजाज़त नहीं देगी, बसने के लिए इजाज़त कभी नहीं देगी।
जैसे ये याद करिए, जैसे संथाल लोगों का लड़ाई इसीलिए तो हुआ था दीकू लोगों से, क्योंकि दीकू लोग आके, बाहरी लोग आके उनके, ठीक है, जो भी जीवन था उस पर वे लोग हर तरीके से हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे थे। तो इन सारे ही क्षेत्रों पे क्या हो जाएगा, प्रवेश प्रतिबंधित यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, एक हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता एक है और है यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, चूँकि 7 है, 5 के बाद 7 आ जाएगा। 6 नंबर में आपको हो जाएगा, 6 नंबर में हो जाएगा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, सब इसका संबंध आर्टिकल 19 से है। ठीक है, आर्टिकल 19 से है, तो किसी भी क्षेत्र में जाके व्यवसाय, पैसा, ठीक है, सब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है, जैसे कि इसमें महिला है, या फिर यहाँ पे बच्चों का दुरुपयोग यहाँ पे किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता है व्यापार के नाम पे। आम जनता के हित में होना चाहिए, आम जनता के हित में होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी हानिकारक पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, मादक पदार्थ है, या कोई भी औषधि है, औषधि है, या फिर विस्फोटक चीज़ है, या फिर विस्फोटक चीज़ है, तो इसका व्यापार करने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी जाके सब एक्टिविटी कोई कर सकता है। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से इसका संबंध है। अब इसमें क्या है, तो देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है कि अगर उसका, ठीक है, भगवान के साथ किसी भी प्रकार का अगर मानता है वो, तो किस तरीके से मानता है, उसकी आज़ादी, अंतःकरण की, ठीक है, उसकी आज़ादी है। भगवान उसके रूपों के साथ संबंध बनाता है, कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा मानने का अधिकार, ध्यान से देखते चलिए, मानने का अधिकार, जो भी उसका धार्मिक विश्वास है, वो कैसे मानता है, ठीक है, किस भगवान को मानता है, किस देवी देवता को मानता है, ठीक है, वो अपना सार्वजनिक करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, सब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उसका फंडामेंटल राइट है। उसके बाद है यहाँ पे आचरण का अधिकार, आचरण का अधिकार, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, तो जैसे जो भी यहाँ पे धार्मिक पूजा किस तरीके से करते हैं, कोई परंपरा है, समारोह है, सबका सब यहाँ पे अधिकार दिया गया है। जैसे मंदिर में जा रहे हैं जूता खोल के, तो वहाँ पे एक आचरण है ना, वहाँ पे भाई उनका अधिकार है, आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे इसी के तहत यहाँ पे सिखों को यहाँ पे दिया गया, सिखों को यहाँ पे दिया गया कृपाण धारण करने का अधिकार, यहाँ पे संविधान के द्वारा दिया गया है, कृपाण धारण कर सकते हैं। प्रसार, प्रसार का अधिकार, इसका मतलब कि जबरन धर्मांतरण नहीं कराना है। हाँ, आप प्रसार कर सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, लगता है कि हमें मानना चाहिए, धर्मांतरण करना चाहिए, तो कर सकता है, लेकिन दबाव में यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 13(1), ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 31 यहाँ पे ए लगा हुआ है। अगर इसकी हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यह माना जाता है कि आर्टिकल 14 और 19 को, ठीक है, उल्लंघन होने से बचाता है, उल्लंघन होने से बचाता है। अब कैसे बचाता है, थोड़ा सा आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। 5 तरीका है इसमें, 5 तरीका है, तभी जाके 31 बी और सी आपको समझ में आएगा। पहला है यहाँ पे राज्य द्वारा संस्था का अधिग्रहण किया जा सकता है, राज्य द्वारा, ठीक है, कोई भी संस्था है, राज्य द्वारा कोई भी संस्था है, उसका अधिग्रहण यहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा है यहाँ पे राज्य द्वारा संपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकता है, राज्य द्वारा, ठीक है, संपत्ति का जो प्रबंधन है, संपत्ति का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकता है। तीसरा है यहाँ पे निगम का, जो भी निगम है, निगम का सम्मेलन, निगम का सम्मेलन। चौथा है यहाँ पे जो भी शेयर धारक हैं, जो भी शेयर धारक हैं, इनके अधिकारों का, शासन का संशोधन यहाँ पे किया सकता है, इनके अधिकारों का माने संशोधन किया जा सकता है। और पांचवा है खनन संबंधी, खनन संबंधी जो भी, ठीक है, नियम कानून है यहाँ पे, ठीक है, इसकी समाप्ति या संशोधन किया जा सकता है। अब इसी का थोड़ा आपको समझना है आर्टिकल 31 बी में। अब आर्टिकल 31 जो बी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह ज़्यादा विस्तृत है 31 ए से, 31, ठीक है, ए से यह ज़्यादा विस्तृत है। थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कैसे ये ज़्यादा विस्तृत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे तो थोड़ा हम लोग 9th शेड्यूल का जिक्र कर देते हैं। 9th
शेड्यूल अर्थात 9वीं अनुसूची में यहाँ पे जो भी शामिल जो भी चीज़ है, ध्यान रखिएगा, 9वीं अनुसूची में शामिल जो भी चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया था आपको लगभग 284 से ऊपर कानून शामिल है। अगर इनके वजह से 9th शेड्यूल में मौजूद कानूनों की वजह से अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का अगर हनन हो रहा है, तो उसकी चुनौती दी जा सकती है। और मैंने आपको बताया हुआ था कि केशवानंद भारती के केस से यहाँ पे बोला गया था कि 9th शेड्यूल का रिव्यू हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे हो सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इसका जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे, ठीक है, हम लोग बात कर ले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो केशवानंद भारती के फैसले के बाद से, ठीक है, केशवानंद भारती के फैसले के बाद से यह बताया गया था ना कि फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, जैसे 14, 15, 19 या फिर 21, मैंने अभी बताया हुआ था, ठीक है, फंडामेंटल राइट का अगर हनन हो रहा है, यही है 14, 15, 19, 21, तो भी यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैंने एक ही कहने का मतलब है कि अगर 9th शेड्यूल में मौजूद जो भी कानून है उसकी वजह से किसी का फिर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 31C का, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना होगा, इसमें बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है, ठीक है, डीपीएसपी को लेके यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि निदेशक सिद्धांत को प्रभावी करने वाले कानून, इसी की वजह से डीपीएसपी में जो जान आती है 31C की वजह से। और डीपीएसपी का मतलब क्या है कि एक लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की कामना करना, जैसे कि इसमें बताया गया, ध्यान से देखते चलिए कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C दोनों का थोड़ा सा संबंध देख लीजिए। आर्टिकल 39B का मतलब है कि अगर राज्य सेवा भाव से किसी की भी यहाँ पे, ठीक है, मतलब संपत्ति अगर लेता है, किसी की भी संपत्ति लेता है, व्यक्ति या फिर संस्था की अगर संपत्ति लेता है, तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन क्या होगा? नहीं होगा, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होगा। इसके अलावा 39C में यह बताया गया कि उस व्यक्ति का जो भी यहाँ पे आम नुकसान होगा उसकी जो भरपाई है राज्य नहीं करेगी, अब ये क्या है आपको समझना होगा, ये है डीपीएसपी। अब ये भारी पड़ जाता है आर्टिकल 14 और 19 में, अर्थात जैसे ही लागू हो जाएगा आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C और 14 और 19 से जब इसका टकराव होगा तो ये शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात फैसला किस में जाएगा? इस पे जाएगा। और यही तो हुआ केशवानंद भारती में। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि देखिए केशवानंद जो भारती भले ही हार गए, 1973 में हार गए, लेकिन ये पूरे भारतीयों के लिए जीत दिला गए, अर्थात हार के भी क्या हो गए, केशवानंद भारती जीत गए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको देना है छोटा सा निष्कर्ष में आपको बताने की कोशिश करना है कि फंडामेंटल जो राइट है, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट आधार है और यही कानून के शासन की स्थापना की, ठीक है, मैंने सुनिश्चित करता है, कह सकते हैं सुनिश्चित करता है। और प्रकृति का नियम है, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन इसमें हुआ है, प्रकृति का नियम है, ठीक है, कि जो भी चीज़ है एक समय तक, ठीक है, उसमें परिवर्तन बहुत ज़रूरी हो जाता है, परिवर्तन इस संसार का नियम है। तो फंडामेंटल राइट में भी अगर संशोधन हो रहा है तो कहीं न कहीं यह व्यक्तियों के मतलब प्रगतिशील चीज़ों को ध्यान में रख के ही किया जा रहा है, जैसे कि व्यक्तियों का भौतिक ज़रूरत हो गया, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास, तभी तो फंडामेंटल राइट का, ठीक है, विकास पूरी तरीके से हो पाएगा। और जब तक इसका विकास नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति, सोचिए, कोई भी व्यक्ति की गरिमा या फिर व्यक्ति के अंदर समानता, सार्वजनिक हित, राष्ट्र की एकता का भाव वो नहीं आ गया। इसीलिए इसका बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समय समय पे इसमें संशोधन लाया जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अपना फीडबैक आप लोग देते रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।